बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। राजधानी दिल्ली में मेरी मौजूदगी है, जहां को लेकर केजरीवाल सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है। 6 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र से देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये बड़ा फैसला तमाम राज्य सरकार लेती हुई चली जा रही है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ये आदेश जारी किए गए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से यूपी सरकार को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 बड़े शहरों जिनमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। ये लॉकडाउन आज रात से लागू करने के लिए कहा गया है, जो कि 26 अप्रैल तक रहेगा। आपको बताते चले, लखनऊ जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश की, कानपुर जो अपने आप में भीड़ भाड़ वाला शहर, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, प्रयागराज हम सब ने देखा किस तरह से वहां पर भी आंकड़े लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जबकि गोरखपुर जो कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है, ये 5 वो इलाके हैं, ये 5 वो बड़े शहर हैं जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए ये कहा है कि इन 5 बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाया जाए। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवेंद्र, 5 बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के लॉकडाउन का फैसला क्या बताता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, यकीनन उसने बड़ा सवाल खड़े कर दिए थे। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा निर्णय, आज रात से ही लॉकडाउन क्या लागू करने के लिए कहा गया है इन 5 शहरों में? जी बिल्कुल चित्रा, देखिए बहुत बड़ा फैसला है जो कि सरकार ने नहीं बल्कि कोर्ट ने लिया है। ये भी खास बात है। इससे पहले जो नाइट कर्फ्यू लगाने की बात थी वो भी कोर्ट ने फैसला किया था, उसके बाद नाइट कर्फ्यू लगा था। सरकार मानने को तैयार नहीं है कि हालात इतने खराब हो चुके हैं इन 5 शहरों में। और इन 5 शहरों की इस बात छोड़ दें, उत्तर प्रदेश के जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये फैसला हाईकोर्ट को लेना पड़ा है। ये बेहद अहम है। लेकिन खास बात ये भी है कि यहाँ पर पंचायत के जो चुनाव चल रहे हैं, उसका दूसरे फेज का चुनाव आज खत्म हुआ। उसके ठीक बाद हाईकोर्ट ने फैसला लिया है। इन 5 शहरों में चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, यानी यहाँ पर आगे अभी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो कोर्ट ने आदेश दिया है वो बेहद अहम है। उसमें कहा है कि कोई भी प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, चाहे सरकारी गैर सरकारी कोई हो, उसको नहीं खोल सकते। ऑफिसेज नहीं खोल सकते। वो दुकानें जिनमें 3 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वो दुकानें नहीं खोली जा सकती। ठेली पटरी लगाने वाले लोग भी नहीं खोल सकते। और जो बेहद एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनके अलावा कुछ भी खुला नहीं रहेगा। और ये 26 अप्रैल तक की लागू रहेगा। यानी इन 5 शहरों में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा 26 अप्रैल तक। उसके बाद हो सकता है कोर्ट उस पर रिव्यू करे, हो सकता है कि सरकार तब तक कुछ फैसला ले ले। लेकिन बेहद है कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा उत्तर प्रदेश की इस बदतर हालात पे, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 30,000 के आसपास कोरोना संक्रमण के मामले पिछले 24 घंटे में है। उससे पहले जिस हिसाब से 30% के रेट से बढ़ रहा है, वो बेहद अहम है। और ऐसे में लेकिन इसके अलावा भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, और भी कई शहर हैं शिवेंद्र जहां पर लगातार आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें या अन्य हिस्सों की बात करें। लेकिन इन 5 शहरों के मद्देनजर ही कोर्ट की ओर से यह आदेश क्यों दिया गया है? देखिए, 2 वजह है इसकी बेहद साफ। क्योंकि इन 5 शहरों से सबसे ज्यादा मामले आ रहे थे, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सबसे अहम है। 6,500 तक मामले गए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दिन में 24 घंटे में, यानी। और ऐसे में सरकार से अलग तो भी थी कि कहीं ऐसा ना हो इसका बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बहुत ज्यादा विस्तार हो जाए। और ये बाकी जो एनसीआर के इलाके हैं, गाजियाबाद, मेरठ, जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा, इनमें भी हालात खराब हैं। लेकिन अभी तक कोर्ट ने उस पर फैसला इसलिए नहीं दिया क्योंकि इन जगहों पर अभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी आउट ऑफ कंट्रोल मामला नहीं हुआ है, कोर्ट को ऐसा लगता है। और कोर्ट ने साफ तौर पर जो इन 5 जिलों के लिए कहा है, उसमें हालात अगर आंकड़ों पे गौर करें तो पिछले 10 दिन के अंदर इतनी तेजी से बदले हैं कि अगर ये सख्त निर्देश न दिया जाता तो हालात और बदतर हो चुके होते। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। यकीनन जिस तरह से लगातार स्थिति चरमराती हुई चली जा रही है, उसके मद्देनजर खुद कोर्ट को आगे आकर कहना पड़ा कि इन 5 शहरों में लॉकडाउन लगाइए, वरना स्थिति बद से बदतर होती हुई चली जाएगी। वैसे कोई एक शहर नहीं, आपको बता दें लगातार देश के हिस्सों से ऐसे खबरें सामने आ रही है जैसे पूरे देश को हतप्रभ कर दिया है। क्योंकि 1 साल पहले जिस कोरोना ने पूरे देश को एक जगह स्टॉप कर दिया था, उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम 1 साल के बाद हालात सामान्य होंगे। लेकिन स्थिति जस की तस ऐसा लग रहा है कि सुई घूमकर उसी जगह पर आकर ठहर सी गई है। इन सब के बीच आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की ये बड़ी खबर आपने देख ली है। लेकिन राजधानी दिल्ली, इस वक्त राजधानी दिल्ली में मेरी मौजूदगी है। आपको बताते चले कि केजरीवाल सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। आज रात
10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए, यानी कि अगले 6 दिनों के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया गया है कि यहां पर अब लॉकडाउन लगाया जाएगा वीकेंड कर्फ्यू के बाद। ये बड़ा फैसला, और इसके पीछे जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये है कि दरअसल स्थिति हेल्थ व्यवस्था की चरमरा न जाए, हमें व्यवस्था करने के लिए वक्त चाहिए। इस वजह से ये बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या लॉकडाउन ही इस स्थिति में एकमात्र विकल्प है? इसी पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जिसकी अटकलें पिछले कई दिनों से चल रही थी, आखिरकार दिल्ली सरकार ने आज उस पर मुहर लगा दी। आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लॉक हो जाएगी दिल्ली। इस दौरान सिर्फ जीवन रक्षक जरूरी सेवा और आपात सेवा को ही काम करने की इजाजत होगी। जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो, उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। अभी पिछले हफ्ते ही केजरीवाल सरकार ने वीकेंड कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया था। शुक्रवार रात 10 बजे शुरू हुआ वीकेंड कोरोना कर्फ्यू आज सुबह 5 बजे खत्म हुआ था, और वीकेंड कर्फ्यू खत्म होने के 7 घंटे बाद केजरीवाल ने मिनी लॉकडाउन का फैसला सुना दिया। इससे पहले उपराज्यपाल के साथ दिल्ली के हालात पर केजरीवाल ने मंत्रणा की। हमेशा यह मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। दरअसल लॉकडाउन लगाने के पीछे केजरीवाल की बड़ी मजबूरी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार है। दिल्ली उन प्रदेशों में शुमार है जहां कोविड-19 महामारी का सबसे भयावह रूप देखा जा रहा है। 24 घंटे में यहां कोरोना के 25,462 नए केस आए हैं, जबकि 161 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में संक्रमण की दर 29.64 पहुंच गई है। पिछले 3 दिन के आंकड़े देखें तो 16 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना के 19,486 नए केस आए, जबकि 141 लोगों की मौत हो गई। 17 अप्रैल को 24,375 नए केस आए और 167 लोगों की मौत हुई। मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें। पहले भी हमने कई कठिन निर्णय लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे। हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और ज़रूर जीतेंगे। अब तक केजरीवाल लॉकडाउन के पक्षधर नहीं थे, लेकिन लगता है कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए कोई और विकल्प बचा नहीं था। पंकज जैन के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। हालात लगातार बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। इन सब के मद्देनजर क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है, या फिर जिस तरह की हमारे इस देश में स्थिति है, दरअसल अपनी असफलता को छुपाने के लिए अब लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गौरव भाटिया जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से सुप्रिया श्रीनी जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जेडीयू की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और किशोर तिवारी शिवसेना के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। और आज तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू के लीडर के बीच ही तनातनी लॉकडाउन के मुद्दे पर निकलकर सामने आ गई है। लेकिन शुरुआत राघव चड्ढा आपसे करते हुए, क्या लॉकडाउन ही राजधानी दिल्ली में एकमात्र विकल्प बचा था, या फिर सरकार ने अपनी तैयारियां नहीं की और उस विफलता को छिपाने के लिए आप लोगों की ओर से यह फैसला लिया गया? देखिए, हर शहर, हर राज्य का अपना एक सीमित स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आज से 1 साल पहले की बात करें तो दिल्ली में मात्र 200-400 ऑक्सीजन के बेड्स हुआ करते थे। आज वो 200-400 का आंकड़ा बढ़कर 20,000 ऑक्सीजन बेड्स हो गया है। लेकिन हर शहर का, बड़े से बड़े विकसित देश के विकसित शहरों का भी स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का एक लिमिट होती है, एक फाइनाइट होता है, एक सीमा होती है। और कहीं ना कहीं जब आप उस सीमा के पास पहुंच जाते हैं
और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना दबाव पड़ता है कि आपको कोई कठोर कदम उठाने पड़ते हैं ताकि ये संक्रमण की जो दर है ये नीचे आए, जो एक चेन की तरह एक जिस रफ्तार से ये महामारी फैल रही है उसे ब्रेक किया जाए, उसे रोका जाए, रोकथाम किया जाए, ब्रेक अप्लाई करी जाए। उसके लिए मुझे लगता है ये लॉकडाउन एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सभी राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत भी करा है। अभी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी, अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में, जो कई शहरों में, जो बड़े शहर हैं, वहां पर लॉकडाउन लगाने की हिदायत दी है। जी बिल्कुल, हिदायत दी है। तो कहीं ना कहीं आज ये जो वायरस है, इस वायरस की जो कंटेजियसनेस की डिग्री है वो इतनी ज्यादा बड़ी है जो मुझे नहीं लगता कोई भी समझ पाया, कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल एक्सपर्ट, कोई सरकार। और ये जिस रफ्तार से फैल रहा है, इस समय इसे रोकने का एकमात्र समाधान ये है कि लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन राजनीतिक वायरस भी तो उतनी ही तेजी से फैल रहा है ना सर। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। गौरव भाटिया जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, केजरीवाल सरकार ये फैसला ले लेती है तो आप लोगों को लगता है कि दरअसल अपनी कमियों को ढकने छिपाने के लिए इस तरह का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हालात खराब हो रहा है। इसके मद्देनजर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से फैसला लेना पड़ा और 5 बड़े शहर, जिसमें एक वाराणसी भी है और एक गोरखपुर भी है, इसके अलावा 3 और शहर है जिनमें प्रयागराज है, कानपुर है, इन तमाम जगहों पर लॉकडाउन लगाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, गौरव भाटिया? मैं आज आपसे गुजारिश करता हूं, अब ये कार्यक्रम इस वक्त है और कहीं ना कहीं और डॉक्टरों की बेड, वेंटिलेटर की जरूरत है। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि आप अभी दिल्ली की बात कर रहे थे, तो एक बात कहूंगा कि देखिए, यहाँ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार सबको एकजुट होकर चलना होगा। और अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने खुद भी सुनी, उन्होंने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही कि केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है। जो दूसरी बात उन्होंने कही ना कि तनाव है, अभी जो है कोलैप्स नहीं हुआ है सिस्टम, तो यहाँ पे मेरे छोटे भाई की तरह है राघव चड्ढा, उनसे मैं यही कहूंगा कि केंद्र की सरकार की पूरी मदद दिल्ली को ही क्यों, हर प्रदेश की सरकार को, चाहे वो भाजपा की हो चाहे गैर भाजपा शासित हो, उनको मिलेगी। और इसी कड़ी में आप देखिए, चाहे वो दवाइयां उपलब्ध कराना हो, वैक्सीनेशन उपलब्ध कराना हो, ये सुनिश्चित करना हो कि DRDO की मदद से अस्पताल और बेड की संख्या बढ़ाई जाए, केंद्र की सरकार भी कर रही है और प्रदेश की सरकारें भी कर रही हैं। लेकिन आपके चैनल पे एक बात मैं और कहूंगा कि आज जब ये घोषणा हुई कि लॉकडाउन होगा दिल्ली में 7 दिन का, उसके बाद कई जगह पे लिकर शॉप्स पे मदिरा लेने के लिए लोग पहुंचे। तो चित्रा जी, बहुत जिम्मेदारी से एक और बात कह दूं कि नागरिकों की भी बहुत बड़ी भूमिका है इस लड़ाई में। और अगर नागरिक चाहते हैं कि हमारे घर वाले सुरक्षित रहें, घर में जो वृद्ध हैं, बच्चे सुरक्षित रहें, तो मैं समझता हूं ये समय ये सुनिश्चित करने का है कि वो अपने घर में रहें, ना कि वो इस तरह से दुकानों में बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए दिखाई देते हैं। दूसरी बात, राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चित्रा जी ये भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कमी हो, आपने दूरदर्शिता नहीं दिखाई और कोई भी प्रदेश हो और आप ठीकरा फोड़ दे कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जो किया वो हम सब ने देखा है, आगे भी करते रहेंगे। चाहे वो अस्पतालों में सुविधा देना हो, चाहे वेंटिलेटर देना हो, चाहे 13 करोड़ जो भारतीय उनको वैक्सीनेशन लगवाना हो, और भी बहुत मदद करी है। ऑक्सीजन की कमी को कैसे हम पूरा कर सकें, ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो फिर इसमें आ जाता है उत्तर प्रदेश भी, जहां को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया, आ जाता है मध्य प्रदेश भी, बाकी राज्य भी आ जाते हैं। सर मैं लौटूंगी, लेकिन सुप्रिया सुने तो उसके पहले आपका रुख करते हुए, ये बात तो महत्वपूर्ण है ना कि जो हेल्थ व्यवस्था है, हेल्थ सेक्टर, ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन हर बात को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना क्यों? इसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद गौरव भाटिया बोलिएगा। शुक्रिया। मुझे हंसी नहीं, मुझे दुख होता है। इस देश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इस पूरे मामले का संचालन केंद्र सरकार कर रही है। सारे के सारे वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार कर रही है। रेमडेसिविर पे डिसीजंस केंद्र सरकार ले रही है। वेंटिलेटर्स का पैसा पीएम केयर फंड से गया, जो कि कुछ कंपनीज को गया जहां पे प्रोटोटाइप ही नहीं था, वो केंद्र सरकार ने किया।
और अब ठीकरा राज्य सरकारों के सर पे फोड़ना। मुझे ऐसा लगता है इस समय संयम बरतने की जरूरत है, इस समय दोषारोपण की जरूरत नहीं है। इस समय यह समझना होगा कि हाँ, राज्य सरकारें अपनी समझबूझ से या तो लॉकडाउन लगाएंगी, रिस्ट्रिक्टेड कर्फ्यू लगाएंगी या कुछ करेंगी, लेकिन राज्य सरकारों को कारगर होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार निष्क्रिय थी, इसलिए उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने मेरे ख्याल से सही फैसला किया है। मैं महाराजगंज से दिल्ली के रास्ते में और जिस भयावह स्थिति को मैंने देखा है लोकल चुनावों के चलते, ये सारी जगह हॉटस्पॉट्स बनने को तैयार है और लखनऊ में तो व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी है। आज आंकड़े छुपाकर, टेस्टिंग कम करके हम में से किसी को कोई मेडल नहीं मिलेगा, किसी की भी सरकार हो। आज सबसे पहली जरूरत है एकजुट होकर लड़ने की, और इसीलिए मैं दो बातें कहूंगी। आज जरूरत है संवेदनशीलता की। तो जब पीयूष गोयल जी कहते हैं कि अपनी डिमांड के अनुसार ही राज्य ऑक्सीजन मांगे, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो अपनी डिमांड से ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहा है। चाहे भाजपा का, और शिवराज चौहान जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई है, उनके तमाम टीवी चैनल पे इंटरव्यू देखे गए, वो कह रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, या कांग्रेस का राज्य, हर व्यक्ति को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ही मांगा जा रहा है। लेकिन ऑक्सीजन आज अनिवार्य है लोगों की जान बचाने के लिए। तो ये कह देना कि अपनी जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन मांगे, ये पहली बात। और दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, मनमोहन सिंह जी ने एक बहुत ही सकारात्मक सुझाव भरा पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, जिसका जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय से या प्रधानमंत्री महोदय से आना चाहिए था। जवाब डॉक्टर हर्षवर्धन देते हैं, और मैं बहुत दुख के साथ और खेद के साथ कहती हूँ वो एक फेल्ड मंत्री हैं, और जिस गंदी ओछी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है अपने लेटर में, वो इस देश के मंत्री को सूट नहीं करता है। गौरव भाटिया जी जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए। राजीव रंजन जी, फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है गौरव भाटिया जी, अगर कोई भी वो किसी भी दल का हो, अगर इतना बड़ा नेता है, वो आपको कोई सुझाव देता है, तो इस तरह का रवैया सरकार की ओर से क्यों अपनाया जा रहा है जो कांग्रेस सवाल उठा रही है? देखिए, मैंने पूरी सकारात्मक बात आपके चैनल पे करी, और फिर से ये डिबेट, जीत हार, ये सब कांग्रेस का रवैया है, वो करते रहेंगे। हम लोग तो ये सुनिश्चित करने आए हैं कि नागरिकों की मदद हो और यहाँ से बड़ा संदेश जाए। और दुख की बात कर रही थी, दुख हम होता है जब छत्तीसगढ़ में ढोई जाती हैं लाशें और पार्थिव शरीर, जहां से कूड़े वाले ट्रक में। और आप बताइए चित्रा जी, यहाँ पे नागरिक लड़ रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, और कांग्रेस लड़ रही है प्रधानमंत्री जी से। क्या ये लड़ाई वास्तविक रूप में सकारात्मक हो सकती है? प्रधानमंत्री जी खुद मीटिंग कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। पहले मीटिंग करी सारे मुख्यमंत्रियों से, डॉक्टर से मीटिंग अभी चल रही है, आपका चैनल दिखा रहा था। वो पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि हर प्रदेश में ऑक्सीजन पहुंचे, दवाइयां पहुंचे, कमी ना हो। लेकिन जब जानकारी की कमी होती है तो इस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगने का मतलब ये नहीं होता है कि जो प्रदेश की सरकारें वो हेल्थ में कोई निर्णय नहीं ले सकती, बल्कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ही स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। दूसरी बात राजीव रंजन जी, किशोर तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक कमेंट जल्दी से लेकिन एक लाइन में अपनी बात पूरी कर लीजिए। सुप्रिया, मुझे बोलिए का जवाब देने दीजिए। मैं 20 सेकंड में सिर्फ इतना कहना चाहती हूं। गौरव में आ रही है, आपने लंबा बोला, एक बार उनकी जवाब, बाकी भी दो मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आपने कांग्रेस की प्रवक्ता को बुलवाया, उनकी बात को उत्तर देना। गौरव भाटिया, अब कम एक सेकंड सुप्रिया श्रीनी जी, एक सेकंड। गौरव भाटिया, इस तरह के इल्जाम लगाना कम से कम महामारी के इस दौर में बंद कीजिए। और नहीं, एक सेकंड सर, गौरव भाटिया प्लीज, गौरव भाटिया प्लीज, गौरव भाटिया प्लीज, गौरव भाटिया प्लीज, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। गौरव भाटिया प्लीज, मैं तय करूंगी। सुप्रिया श्रीनी, मैं बिल्कुल तू तड़ाक से नहीं करना चाहती, मैं बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, मैं आभारी हूँ आपकी, मैं अगले 1 घंटे तक आभारी रहूंगी आपकी। बोलिए सुप्रिया, जल्दी से एक लाइन में बात पूरी कीजिए। किशोर तिवारी और राजीव रंजन भी इंतजार कर रहे हैं, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि महाराजगंज से दिल्ली आते वक्त मैंने अभी लखनऊ क्रॉस किया, ये मेरा शहर है, और जब शमशान घाट पे मैंने चिताओं को जलते हुए देखा ना, मेरी हिम्मत नहीं थी ये डिबेट करने की। अरे वो छत्तीसगढ़ का एग्जांपल दे रहे हैं, उसमें भी बोलिए ना आप। बिल्कुल बोलूंगी मैं थोड़ी संवेदनशीलता तो दिखाइए। हम मृतकों की बात कर रहे हैं, जो सरकारी नाकामियों से मर रहे हैं लोग बिना ऑक्सीजन के अस्पताल की बेड के बिना मर रहे हैं। हम अभी यहाँ तू मैं करेंगे तुम्हारी तो कांग्रेस शासित राज्यों का एग्जाम्पल भी तो हमारे सामने नहीं है ना सुप्रिया श्रीनेत? क्या आप एग्जाम्पल दिखा के बताएं कि देश को ऐसा होना चाहिए? बताइए अपने किसी भी राज्य को। कांग्रेस शासित राज्य अगर ऑक्सीजन और वैक्सीन की मांग कर रहे हैं तो उनको देशद्रोह का आरोप लगा रही है भाजपा। ये है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या मैं चाहता हूँ
हाँ, बोल जल्दी से बोलिए, ठीक है सर। ओके, किशोर तिवारी और राजीव रंजन, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। बोल लीजिए गौरव भाटिया, जल्दी से। देखिए, मैं पुनः कहूंगा कि अगर आज अस्पताल में बेड नहीं है, अगर वेंटिलेटर की कमी है या ऑक्सीजन की, केंद्र सरकार बिल्कुल मदद करेगी। लेकिन क्या किसी प्रदेश की सरकार को रोका था किसी ने कि एक साल में वो भी तैयारी करें जैसे केंद्र सरकार कर रही थी? अरे महाराष्ट्र में आप देखिए, अफसोसजनक है कि नहीं कि राजनीति कर रही है। मामले 70,000 सक्रिय मामले नए आए हैं, 11 करोड़। फिर बीच में मैं चुप हो जाता हूँ। आज ये तू तड़ाक नहीं हो सकती चित्रा जी, आप किशोर जी को बुलवा लीजिए। ठीक है, चलिए। इनकी आदत है, आदत से ये मजबूर है, ये आदत से मजबूर है, ये आदत से मजबूर है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नागरिक कि किसी भी नेता को इस बात को समझना होगा। सर सुनिए, मौजूदा हालात ऐसे हैं कि किसी भी नेता को यह समझना हो कि एक उंगली अगर आप सामने वाले के सामने दिखाते हैं तो 3 उंगलियां खुद आपके ऊपर इशारा करती हैं। और इसी सवाल के साथ किशोर तिवारी जी, मैं आपके पास आते हुए, गौरव भाटिया का यह कहना है कि राज्य सरकारें एक साल से अपनी तैयारी क्यों नहीं कर रही थी। और देखिए, मौजूदा वक्त में अगर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण की कहीं से खबरें सामने आई तो वो महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र, मुंबई, जहां पर बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या वहां पर सरकार की दूरदर्शिता नहीं थी जिसकी वजह से हालात खराब हुए और अब नौबत ये आ गई है? किशोर तिवारी। चित्रा बोलने दिया इसलिए धन्यवाद। राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं एक आपको तथ्य बताता हूं, जो तथ्य बहुत ही खतरनाक है। कल 2,80,000 पेशेंट आए और 1,40,000 पेशेंट रिकवर हुए। तो हमारे एक्टिव केसेस जो 15 दिन पहले भारत में 10 लाख थे, आज 20 लाख हो गए हैं एक्टिव केसेस। एक्टिव केसेस होना यानी ये लोग अस्पताल में रहना, और दररोज 1 लाख लोग ज्यादा अस्पताल में रह रहे हैं, यानी बेड की रिक्वायरमेंट उतनी नेशनल है। इसमें से 5 राज्य जिसमें अब यूपी आ गया है और महाराष्ट्र तो कैसे थी 60,000 आ रही है, 60,000 आ रही है। रिकवरी हमारी 42,000 है, तो 20,000 बढ़ते जा रही है। वास्तविकता ये है कि दिल्ली रहे या यूपी रहे या कुछ भी रहे, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ भी रहे, आरोग्य व्यवस्था चरमरा गई है। हमारी ऑक्सीजन डिमांड चौगुनी हो गई है। दूसरे राज्य में क्यों जा रहे हैं? दूसरे जगहों पर व्यवस्था चरमरा गई है, आप बताइए। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दीजिए, महाराष्ट्र में स्थिति कैसी है? महाराष्ट्र पूरे राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको महाराष्ट्र दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ की वकालत करने के लिए आप बैठे हैं। अरे भाई चित्रा, मुझे बोलने दो। नहीं बोल नहीं दे रही हूँ सर, सही बात बोलिए ना। सबसे ज्यादा पीड़ित महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बेड नहीं मिल रहे, ये वास्तविकता है। हमें बेड कैपेसिटी दुगनी करनी है, ये वास्तविकता है। ऑक्सीजन की भारी कमी है, ये राज्य सरकार की सारी नाकामी तो छिपा रहे हैं आप। सरकार की सारी नाकामी को बयां कर रहे हैं आप, छिपा क्या ना बयां ही कर रहे हैं। अगर वहां पर बेड की कमी नहीं है, अगर हालात वहां पर खराब हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बाकी यानी कि राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही। ये जनता जब वोट करती है उस समय तो तमाम वादे आप लोगों की ओर से कर दिए जाते हैं, लेकिन जब उसको पूरा करने, सर एक सेकंड सर, महाराष्ट्र में क्या आपके पास वक्त नहीं था? क्या आपके पास वक्त नहीं था कि वहां पर तैयारी की जा सके? देखिए, जैसा दिल्ली ने बोला वैसे ही हम अब अपनी कैपेसिटी डबल करने जा रहे हैं। देखो, राजकीय विवाद करना है तो मैं उठ के चला जाता हूँ, जो वास्तविकता वो बता रहा हूँ। सर एक सेकंड, ये उठकर चले जाने वाली धमकी मत दीजिए। महाराष्ट्र की जनता आपको देख रही है। अब जब आपको जवाबदेही का वक्त आए ना तो आप उठकर कुर्सी से जा नहीं सकते हैं और आप बैठे रहिएगा जब तक शो खत्म नहीं होता है। सर, जवाबदेही का वक्त है, जनता मरहम चाहती है, जनता ये सुनना चाहती है कि अगर मैं अपने घर में बीमार पड़ी हुई हूँ तो हमारा जो नेता सामने बैठा हुआ है वो बताए कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है। ये धमकी भरा अंदाज यहाँ पर मत अपनाइए और अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर मर रहे हैं ना, पूरी जनता देख रही है। कोई भी सरकार हो और किसी भी राज्य की हो, चाहे वो केंद्र की हो। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, लेकिन बिहार का क्या हाल है? राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, लेकिन ध्यान रखें कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ऐसे में आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनकर ही बाहर निकले। फौरन लौटेंगे, ये चर्चा लगातार जारी है, कहीं जाइएगा मत। Presented by KEI Wires and Cables. कोरोना
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चटपटा प्राइम टाइम, खबर 4 मसाला प्राइम टाइम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई साहब, चटपटा प्राइम टाइम। मैं तो कहता हूँ 2 ले लीजिए, प्रीपेड भी दिखाइए ना। क्या भाई साहब, सेम मसाला आप दूसरे चैनल को भी चिपका रहे? अरे मैं तो कहता हूँ कुछ एक्सक्लूसिव दीजिए ना। अरे यार, उनकी गाड़ी आ गई, चलो हो सकता है आज कुछ खरीद ले। भागो रे भागो रे भागो रे भागो, बेचो रे बेचो रे बेचो रे बेचो। भागो रे भागो रे भागो रे भागो। मैडम एक बार ये न्यूज वाला अचार ट्राई करिए मैडम, अगर टीआरपी नहीं आए ना तो पैसा वापस। ये कमबख्त आज तक वाले हमारी अचार की दुकान बंद करवा के रहे। जी मैडम, बिना अचार के न्यूज में मजा कहाँ? गलत जगह ट्राई कर रहे हैं आप। अचार नहीं, समाचार से बनता है आज तक। आज तक सबसे तेज। हमारे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है, तो क्या आप तैयार हैं? लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान बहुत सारी बातें भी आप सुन रहे होंगे, और सबसे ज़्यादा जो चिंता की बात आपके लिए है वो ये कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसी खबरें, ऐसी बातें आपने ज़रूर सुनी होंगी। ये सच। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? आपके सर में दर्द हो सकता है, गले में दर्द की शिकायतें लोग कर रहे हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है, आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपको थकन महसूस होती है। अगर कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, या जितनी बातें हमने आपको बताई इनमें से कोई भी तकलीफ आपको हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना वैक्सीन आपके शरीर में ठीक ढंग से काम कर रही है। वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम ठीक है अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो होता यह है कि जैसे ही कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हल्ला बोल आप देख रहे हैं सीधे राजधानी दिल्ली से। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जिसका हम सीधा रुख करेंगे। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 88 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजधानी दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स लगातार उनकी सेहत पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले, डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कुछ सुझाव भी दिए गए थे, लेकिन इन सब के बीच खुद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, जो जानकारी मिली है, और तत्काल उनको राजधानी दिल्ली में एम्स में भर्ती कराया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। अब यकीनन सभी उनके जल्द ही स्वस्थ हो जाने की कामना कर रहे हैं। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से फैसला किया गया कि 5 शहरों में लॉकडाउन लगाया जाए आज रात से ही, लेकिन यूपी सरकार ने इससे इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फिलहाल इससे इनकार कर दिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के 5 शहरों, जिसमें खुद गोरखपुर जो कि संसदीय क्षेत्र रहा है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का, दूसरी तरफ वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसके अलावा कानपुर, लखनऊ, इन तमाम जगहों पर, प्रयागराज, ये 5 वो शहर थे जहां पर लॉकडाउन लगाने के लिए कहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, लेकिन मना कर दिया गया है यूपी सरकार की ओर से। और ये कहा गया है कि फिलहाल अभी कोई इरादा लॉकडाउन का नहीं है, लेकिन कोरोना को लेकर हम सख्त कदम उठा रहे हैं ताकि ये जो कोरोना पैर पसारता हुआ चला जा रहा है उसको रोका जा सके, और इसके साथ ही तमाम उचित व्यवस्था की जा रही है। ये जवाब दिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से। उनकी ओर से कहा गया है कि हम बहुत बड़ा कदम नहीं उठा सकते क्योंकि गरीबों की आजीविका जुड़ी हुई है। अगर लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा तो फिर सीधी इसकी मार देखी जाएगी गरीबों पर। इसी वजह से ये फैसला फिलहाल हम नहीं करते हैं, मना कर दिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है, यानी कि 2 बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई। एक तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उनको राजधानी दिल्ली में एम्स में भर्ती कराया गया है। दूसरी तरफ यूपी सरकार की ओर से मना कर दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को, फिलहाल वो नहीं मानेगी। राजीव रंजन जी, मैं फौरन आपके पास भी, और राघव चड्ढा भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार जुड़े हुए, लेकिन गौरव जल्दी से एक कमेंट आपका। अगर कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है तो फिर आप लोग इनकार क्यों कर रहे हैं? चित्रा जी, क्योंकि देखिए पेशे से मैं अधिवक्ता भी हूं, मैं एक बात कह दूंगा, बिना कोर्ट का ऑर्डर देखे कि वो सुझाव दिया था या डायरेक्शन दिया था, इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। थोड़ा सा सब्र हमें करना चाहिए। ऑर्डर की प्रतिलिपि मिलेगी, पढ़ के जरूर मैं कमेंट करूंगा। दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी आदरणीय है, हम सब जो है ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं वो जल्द ही स्वस्थ हों और उनका मार्गदर्शन देश को मिलता रहे। तीसरी बात, अगर आप मुझे इजाजत दे दें,
तू मैं की चर्चा से हटते हुए मैं इतना ही कहूंगा, सिर्फ नेताओं को भी कोसना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी जहां पे रोज मीटिंग ले रहे हैं, राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ में ऑक्सीजन की जब कमी पाई थी और वो वहां से सांसद भी हैं, मंत्री हैं वरिष्ठ, तो उन्होंने 150 जंबो सिलेंडर तुरंत लखनऊ भेजे हैं, 1000 आगे और भेजे जाएंगे। हर्षवर्धन जी एम्स गए थे, पीपीई किट पहने हुए थे और मरीजों से भी मिल रहे थे और डॉक्टर से भी सुझाव ले रहे थे। पीयूष गोयल जी ने कहा है कि ऑक्सीजन की एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी जिससे जल्द से जल्द सभी राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचे। और कुछ नेता ऐसे भी हैं जो आपके पैनल में हैं जिनके परिवारजनों को कोविड है, लेकिन वो वीवीआईपी कल्चर में बेड नहीं ले रहे, बल्कि ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि बाकी मरीजों को जो गंभीर हालत में है उनको भी बेड मिले और आगे हमारे जो नागरिक हैं उनको हर सुविधा मिले। तो कमियां जरूर हो सकती है, लेकिन नागरिकों के आशीर्वाद और साथ से ही हम सुनिश्चित करेंगे कि हर जान को हम बचा सकें। ठीक है, राजीव झंझानी, अब आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर आपकी सरकार की ओर से जो फैसला लिया जा रहा है, ये बीजेपी और जेडीयू में आपस में ही खींचतान क्यों देखने को मिल रही है कोरोना के मामले में बिहार में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बिहार में जो रात की कर्फ्यू लगाने का फैसला है, ये विभिन्न राजनीतिक दलों के परामर्श और उसके बाद अधिकारियों से विस्तृत चर्चा के बाद ये निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। और मुझे लगता है एक पार्टी के अध्यक्ष जो इस सरकार की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके लिए अपने विचारों को साझा करने के लिए उपयुक्त फोरम हो सकता था। अपनी सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री उनके हैं, उनके मंत्रीगण हैं, और निसंदेह वो ज्यादा बेहतर फोरम हो सकता था। इसे समाचार माध्यमों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उनके विचार हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी को प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि उनका बयान सही है, गलत है, अनुचित है, उचित है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा। इससे जरा आगे बढ़ते हुए देखिए, अब जगह जगह जो लॉकडाउन का ऐलान किया जा रहा है, इसकी सबसे ज्यादा मार बिहार पर ही पड़ने वाली है। हालांकि राज्य सरकारें निर्णय लेने के बाद मना कर रहे हैं कि मजदूर घर वापसी नहीं करें, सारे इंतजाम किए जाएंगे। इसके बावजूद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, खासतौर से जो प्रवासी मजदूर है बिहार या पूर्वांचल लौटना चाहते हैं। तो क्या व्यवस्था, क्या तैयारियां हैं उन लोगों के मद्देनजर आपकी? देखिए, राज्य सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो लोग भी लौटना चाहे वो आए, उनके रोजगार और उनके आइसोलेशन से लेकर के क्वारंटीन, जो भी आवश्यक जरूरतें होंगी उनकी, वो सब कराए जाएंगे। और जो पिछले अनुभव हैं उसके आधार पर राज्य सरकार की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी को कठिनाई का सामना अगर करना भी पड़े तो पूर्व की तरह नहीं हो, काफी चीजें आसान हो सके, इसके लिए मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये मुश्किल घड़ी जरूर है, लेकिन हम सब लोगों को, राज्य और केंद्र सरकारों को मिल करके इस विकट परिस्थिति से मानवता को निकालना है, बचाना है। और निश्चित तौर पर ये तू मैं का वक्त नहीं है। सामंजस्य और सहयोग के साथ हमें इस विपत्ति पर जीत हासिल करनी है। सर, ये बातें कही तो जाती हैं नेताओं की ओर से, लेकिन खुद वो अपने ऊपर इन चीजों को लागू नहीं करते हैं। यही तो सबसे ज्यादा दुर्भाग्य है इस देश का। इस पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले राघव चड्ढा जी, सीधे आपका रुख करते हुए देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना है कि गरीबों पर सबसे ज्यादा मार पड़ती है लॉकडाउन की। इस वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल वो नहीं मानेंगे और उचित व्यवस्था उनकी ओर से की जा रही है। जबकि आपने राजधानी दिल्ली में तो लॉकडाउन लगा दिया, वो भी 6 दिनों के लिए सीधे सीधे। देखिए, आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा करी तो उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता के अंत में हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन प्रवासी भाई बहनों से, खास करके मजदूरों से ये किया कि दिल्ली आपका अपना शहर है, आप दिल्ली के नागरिक हैं, दिल्ली की प्रगति में आप बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के भागीदार हैं, और कृपया कर किसी भी संदेह में रहकर एक इनसिक्योरिटी, अनसर्टनिटी के भाव से आप कोई फैसला आनन फानन में ऐसा ना लें कि आप दिल्ली छोड़कर जाएं। आपकी आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य रूपी सुरक्षा की सारा प्रबंध अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में बना रही है, बने हुए हैं, और कृपया कर ना जाएं। लेकिन फिर भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देखा जा रहा है कि कुछ कहीं दिल्ली में काफी भीड़ इकट्ठी हो रही है, लोग जाने का विचार बना रहे हैं और एक अनसर्टनिटी से उनके मन में है। अभी मैं किसी और चैनल पर भी बैठा था, वहां किसी एक पत्रकार बंधु ने उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई हो सकता है ये लॉकडाउन महीना लग जाए, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, हम नहीं जानते। तो एक अनसर्टनिटी लोगों के मन में है, उन्हें लगता है कि 4 महीने के लिए अगर लॉकडाउन लग गया तो हम यहाँ क्या करेंगे, इससे बेहतर तो हम अपने गांव में चले जाएं। लेकिन मैं हाथ जोड़कर उन सभी साथियों से विनती करना चाहूंगा कि आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा तो आपकी केजरीवाल सरकार करेगी, लेकिन पूरे भारत देश में
अगर सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयां और सब कुछ मौजूद है, मैनेजमेंट हेल्थ केयर का मौजूद है, वो भी देश की राजधानी में है, जहां पर केंद्र सरकार के भी अस्पताल हैं, दिल्ली सरकार के भी अस्पताल हैं, सब मिलकर काम करते हैं, तो आर्थिक तौर पर तो और सामाजिक तौर पर तो केजरीवाल सरकार आपकी रक्षा कर ही रही है, लेकिन स्वास्थ्य के नजरिए से भी आप यहाँ पर रहें, मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा। एक छोटी सी चीज, एक साल पहले शुरुआत हुई थी कोरोना की, एक साल का वक्त था मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास, ये एक हफ्ते में क्या वो दिल्ली को क्या बना देंगे, ये बड़ा सवाल है ना सर। एक साल से क्या आप नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार को देख रहे थे कि ये लोग कदम बढ़ाएं तभी हम कदम बढ़ाएंगे, वरना हम बैठे रहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, पहले भी शो पे जिक्र करा गया, एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इस देश में लागू है, यानी कि क्या निर्णय कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लिए जाएंगे, उसका केंद्रीयकरण केंद्र सरकार में है, उनके निर्देश आते हैं और राज्य सरकारें लागू करती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अब कितनी वैक्सीन एक्सपोर्ट करी जाएगी अन्य राज्यों को और कितनी वैक्सीन हिंदुस्तान में दी जाएगी। 84 देशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी गई, भारतवासियों को कम वैक्सीन लगी। ये सारे महत्वपूर्ण निर्णय, रेमडेसिविर कितने लोगों को मिलना चाहिए, कितने राज्यों को मिलना चाहिए, ऑक्सीजन कितना मिलना चाहिए, ये सारे निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, राज्य सरकार तो लागू करते हैं। लेकिन आज एक बड़े भाई के रूप में केंद्र सरकार भी मदद कर भी रही है, राज्य सरकार अपना दायित्व निभाए, सब मिलकर काम करें। मेरा बस इतना कहना है कि इस समय हम अपने प्रवासी मजदूरों को, जिनका आपने सवाल उठाया, उनके बारे में मुझसे पूछा, आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल सब देखते हैं, हाथ जोड़ के विनती है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने आपके लिए सारे प्रबंध करे हैं, कृपया कर आप अपनी दिल्ली, अपने घर को छोड़कर ना जाएं। केवल 6 दिन का लॉकडाउन है, भगवान ना करे इसे एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा, कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं बनेंगी, आप दिल्ली में रहें, दिल्ली आप। ठीक है सुप्रिया सुनील। मैं चित्रा जी सिर्फ 2 बातें कहना चाहती हूँ। मनमोहन सिंह जी की तबीयत खराब है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। मैं 2 चीजें कहना चाहती हूँ। आज जब डॉक्टर्स इस लड़ाई में फ्रंट पे हैं, उनको हेल्थ इंश्योरेंस से निकाल देना पर पुनर्विचार होना चाहिए केंद्र सरकार का। मुझे लगता है ये गलत निर्णय है। वो फोर फ्रंट पे रह के अपनी जान की बाजी लगाकर आज काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपको बताना चाहती हूँ, और ये मेरा नहीं, ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि पिछले 13 दिन में वैक्सीनेशन देश में 38% घट गया है। तेलंगाना जैसे प्रदेशों में पूरी तरह से बंद हो गया क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। मैं राजीव रंजन जी के सामने एक तथ्य प्रोड्यूस करना चाहती हूँ। बिहार में 13 करोड़ लोग हैं, आपने सिर्फ 56 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया है। महाराष्ट्र में 12 करोड़ है, वहां पर 1 करोड़ 22 लाख लोग वैक्सीनेट हुए हैं। और उत्तर प्रदेश जहां की जनसंख्या 22 करोड़ है, वहां पर सिर्फ 1 करोड़ लोग वैक्सीनेट हुए। आज की तारीख में जरूरत है चुनावी रैली, जुमले छोड़कर लोगों की जान, लोगों के स्वास्थ्य, लोगों की जीविका पर फोकस करने की, जो होता नहीं दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज सारे राज्यों को, केंद्र सरकार को मिलकर लड़ना पड़ेगा, चुनावी रैली से अपना ऑब्सेशन तोड़ना पड़ेगा। सर मैंने तो केंद्र सरकार का आंकड़ा दिया है, आप उससे मैं बस केवल इतना कहना चाहूंगा, जो लोग वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, 56 लाख को आपने वैक्सीन लगाया, आपकी बात हो गई, कई ज्यादा महाराष्ट्र ने वैक्सीनेट किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप मुझसे डिसएग्री करिए, ये अलग बात है, लेकिन बिहारियों को वैक्सीनेट तो करिए सर, इसीलिए चुने गए थे ना आप। अब आपकी बात अगर पूरी हो गई हो तो मैं अपनी बात कहूँ, बोलिए, अनुमति हो तो मैं बात कर लूं? बोलिए राजीव। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने वाले लोग, जिन्होंने मानवता के खिलाफ कितना बड़ा अपराध किया है, इसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते। वैक्सीन को लेकर लगातार कभी प्रधानमंत्री जी वैक्सीन लेंगे तब हम लगाएंगे, ऐसी बातें कहने वाले लोग वैक्सीन की संख्या पर बात कर रहे हैं। मुझे हैरत होती है, आप आज तक आप मेरे साथ बहस में आप नहीं है, और वैक्सीन को लेकर के जैसे तीखे तर्क आपके रहे हैं, मैं अगर आपको आर्काइव में जाने की सलाह दूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वैक्सीन को लेकर कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से झूठ और पाखंड फैलाने की राजनीति से हमें बाहर निकलना होगा। चुनाव के लिए हम यहाँ पर नहीं आपस में बैठकर तू मैमे की राजनीति कर रहे हैं। अभी मौजूदा वक्त जान बचाने का है, जान है तभी जहान है। और यकीन मानिए मौजूदा हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि राजधानी दिल्ली या फिर उसके आसपास या फिर देश के अलग अलग हिस्सों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसने सभी को हतप्रभ करके रखा हुआ है, क्योंकि एक एक जान इस देश के लिए कीमती होनी चाहिए।
चाहिए, लेकिन फिलहाल राजनीतिक दलों की बातों से वो नजर क्यों नहीं आता, देश की जनता इस वक्त यही सवाल पूछ रही है। फिलहाल के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आगे तमाम नेता गंभीरता जरूर दिखाएंगे इस बेहद गंभीर मुद्दे पर, क्योंकि इस वक्त की यही है कि कदम मिलाकर आगे बढ़ें, एक दूसरे को बचाएं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार जिस तरह से फैल रहा है उसने देश को हैरान परेशान दोनों करके रखा हुआ है। एक तरफ जलती हुई लाशें तमाम सवाल खड़े कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की बदइंतजामी भी इस वक्त लोगों के सामने है। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। हल्ला बोल लगातार राजधानी दिल्ली से आप देख रहे थे। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त यही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री 88 साल उनकी उम्र है, उनको कोरोना हो गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद राजधानी दिल्ली के एम्स में उनको भर्ती करवाया गया है। लगातार उनका वहां पर इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की एक पूरी टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर रखे हुए हैं। सबके बीच आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी ओर से खत लिखकर कुछ सुझाव भी दिए गए थे, जिस पर जमकर राजनीति भी हुई। लेकिन इस वक्त पूरा देश उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा है। इस बड़ी खबर पर बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। शाम 7 बजे शंखनाद मेरे साथ जरूर देखिएगा, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।